हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन में। आज हम करने वाले हैं आदिकाल से आए हुए प्रश्नों को, जो कि यूनिट 2 में हैं। और इससे पहले भी मैं कई यूनिट्स के जो पीवाईक्यू हैं उन्हें करा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक उन्हें नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम आदिकाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो 2017 से 2023 के बीच आए हैं। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले, ठीक है? और इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपनी क्वेश्चंस की सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ हमें सुमेलित करना है। पहला है राउल वेल, दूसरा है खुमान रासो, सी चंदनबाला रास, डी योगचर्या। और रचनाकार है आसगु, डोम्बिप्पा, कुकुरिप्पा, रोड कवि और दलपति विजय। कोट हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ जी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में काव्य कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये किसने कहा है? मुनि जिनविजय, राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हाँ जी, बताइए। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति से हुआ है? ए हमीर रासो, बी कीर्ति कौमुदी, सी कीर्ति पताका या फिर डी कीर्तिलता। तो इसका ऑप्शन ए हमीर रासो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। लेखक देखिए, विजय सेन सूरी, बी नरपति नल्हा, सी शालीभद्र सूरी, डी आसगु कवि। और रचनाएं देखिए, रेवंतगिरी रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, 3 बीसलदेव रासो, 4 चंदनबाला रास या फिर 5 योगचर्या। और हमें नीचे कूट दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है सही है। बताइए 49 का आंसर क्या होगा? हाँ जी, आपको बताना है 49 का आंसर है जो वो क्या होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा वो होगा ऑप्शन हमारा बी। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग या फिर सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग जो है महामुद्रा शब्द से जो है सिद्ध में प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? हमें रचनाएं दी हुई गई हैं और हमें उनका सही अनुक्रम लगाना है रचनाकाल के अनुसार। तो पहला देखिए राउल वेल, दूसरा है कुवलयमाला कथा, तीसरा वर्ण रत्नाकर और अंतिम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बी में है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला कथा, राउल वेल। सी में कुवलयमाला कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। और डी में है वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, कुवलयमाला कथा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं या फिर तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। हाँ जी, तो जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत
आती हैं 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घोर अंधारे चंदमनी जेमी उजव करे, परम महासु एकूकणे दुरी अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासु शब्द का किस किस से संबंध है? महासुख महासु का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, या फिर 4 महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। और हमें कूट दिए हुए हैं 1 और 4, 2 और 4, 1 2 3, या फिर केवल 1 2 और 4। तो हमें बताना है सही ऑप्शन इसका क्या होगा। हाँ जी, तो 1 2 और 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो ऑप्शन 4 है वो गलत है, महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। हमें पंक्तियां दी हुई हैं। नगर बाहिरे डोंबी तो होरी कुड़िया छई। बी है का आ तरुवर पंच बिडाल। सी कड़ुआ बोलने बोलिस नारी। और डी है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। रचयिता देखिए, लुयप्पा, कन्हप्पा, खुसरो, नरपति नल्हा और सरहप्पा। हमें नीचे कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन जो है सही है। हाँ जी, तो जो इसका ऑप्शन है ए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह विचार किसका है? मुनि जिनविजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर धीरेन्द्र वर्मा। सही जवाब इसका क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल जी के ये विचार हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पंडिये सल सत बखाइन बखानिए, 9 लख पात्री आगे नाचे, 12 बरस ले कुकर जीवे, बज्जिन घोर निशान राज चौहान चहोदिस। और रचयिता देखिए, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, सरहपा, नरपति नल्हा या फिर जगनिक। हमें बताना है कूट दिए गए हैं जो उनमें से ए बी सी डी में से कौन सा हमारा जो है सही है। हाँ जी, तो जो हमारा कूट है वो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही है। यह कथन किसका है? राहुल साकृत्ययन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। तो ये ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? देखिए, अब जो एग्जामिनर है वो काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ये देखिए जून 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है और अब तो जो है क्वेश्चंस का लेवल और भी अप हो गया है। तो हमें बताना है कि जो उपयुक्त कथन दिया हुआ है वो रामचंद्र शुक्ल जी के आदिकाल में किस प्रकरण में आया है? प्रकरण 1, 2, प्रकरण 3 या फिर प्रकरण 4 में। तो ये प्रकरण 4 में आया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचनाएं देखिए, प्राकृत प्रकाश, श्रावक आचार,
प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिबोध। रचनाकार है देवसेन, वररुचि, जैनाचार्य मेरुतंग, हेमचंद्र और सोमप्रभ सूरी। हमें बताना है कूट में ABCD कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्व्याश्रय काव्य के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतुंग या फिर विद्यासागर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो हेमचंद्र को जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है द्व्याश्रय काव्य के रचयिता। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बात है जो सही है? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहीदर थे। इनमें उक्ति व चित्रय का नितांत अभाव था। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, सी पे है 1, 2, 3, 4 या फिर डी 1, 3, 4। हमें बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 61 का ए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें पंक्तियां दी हुई हैं, हमें बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। तो चलिए पंक्तियां पढ़ते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो भाई नाड़िया। और हमें जो रचयिता दिए हुए हैं वो है सरयप्पा, कन्हप्पा, लुयप्पा या डोंबियप्पा। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है, किसकी है जो ये पंक्तियां ऊपर हमें दी गई हैं। हाँ जी, तो कन्हप्पा जी की जो ये है पंक्तियां हैं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लुट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। हाँ जी, तो जब हजरत निजामुद्दीन औलिया जी की मृत्यु हो गई थी तब अमीर खुसरो जी ने ये दोहा कहा था, जो ऑप्शन सी है जो, तो वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? A 10, B 9, C 8 या फिर D 7। हाँ जी, तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार नाथों की संख्या जो है 9 है। आगे देखिए। दब सहाव प्यास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? वररुचि, देवसेन, पुष्पदंत या फिर माइल धवल। आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या है। हाँ जी, तो जो माइल धवल है उन्होंने इसे रूपांतरित किया है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए थी।
तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही है। हमें नीचे विकल्प दिए हुए हैं 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 या फिर 1 2 3 4। हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही है। तो देखिए कबीर की जो भाषा थी वो इतनी आम बोलचाल की भाषा नहीं थी जितनी की बोलचाल की भाषा खुसरो जी की मानी जाती है। ये सही है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। खुसरो के समय की जो बोलचाल की स्वाभाविक भाषा थी वो घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्म उपदेशक नहीं थे, वो जनता का मनोरंजन करते थे, धर्म उपदेशक नहीं थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? ए, उनका जन्म पटियाला में हुआ। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। हमें नीचे विकल्प दिए हुए हैं कि ऊपर जो कथन दिए हुए हैं उनमें से सही कौन सा है? 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3 या फिर 2 और 4। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए वो निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। तो 2 और 3 सही जवाब है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पदड़िया, कवित्त और सवैया। आपको बताना है इनमें से किसका किया है? अरिल, पदड़िया, कवित्त या सवैया। तो जो है उन्होंने कवित्त का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? जिनधर्म सूरी, मुनि जिनविजय, सुमतिगन या फिर आसगु। तो जो आसगु कवि हैं वो चंदनबाला रास के रचयिता हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, जन्म काल के आधार पर जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? लुइयप्पा, स्वयंभू, हेमचंद्र और पुष्पदंत। ये दिए हुए हैं, हमें बताना है इनका सही जो है विकल्प क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा बताइए? हाँ जी, बताइए आप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। हाँ जी, इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में या लौकिक साहित्य में महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? आपको बताना है कौन से साहित्य में, किस काव्य धारा में। तो सिद्ध साहित्य जो है उसमें महासुख की ओर जीव को उन्मुख किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई केवल कवित्त के रचयिता हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, केवल दोहा और तोमर के रचयिता हैं या फिर व्याकरण में पारंगत हैं। नीचे हमें दिए गए हैं विकल्प, हमें बताना है कौन सा विकल्प हमारा सही है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर 2 और 4। तो जो डी ऑप्शन है 2 और 4 वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे ये पेज आगे पीछे हो गए हैं।
हाँ जी, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भला हुआ जो मारिया बहिनी म्हारा कंतु लजेजम तू ब्यासी हूँ जई भग्गा घरु एंतु। इसका तात्पर्य क्या है? ए बहन, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। सी, उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। या फिर डी, हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। ठीक है, तो नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं, केवल ए और डी, केवल ए और बी, केवल ए और सी, या फिर केवल बी और सी। हमें बताना है सही ऑप्शन है जो क्या है। तो इसका ऑप्शन है ए और डी। ए बहन, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि सखियों के बीच लज्जा से बच गई। ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर वो डरपोकों की भांति भाग के आ जाते तो उन्हें बहुत ही लज्जा सहनी पड़ती, तो इसलिए वो खुश हैं कि उनकी युद्ध में वीरगति को उनके पति प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? रेवा तट पर मृग्या के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, या फिर मोहम्मद गोरी से मानभंग के लिए। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन होगा ए, रेवा तट पर मृग्या के लिए प्रेरित किया था। आगे देखिए, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का आपको उत्तर बताना है। अरहर, उड़द, मूंग या फिर मसूर। तो जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अरहर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है राजनीतिक द्वंद्व, व्यय संधि, पुरुष परीक्षा या फिर अनमेल विवाह। तो विद्यापति की पदावली में जो है पुरुष परीक्षा मुख्य विषय है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नारी, नार नहीं पर है वह नार। आपको बताना है इसमें से इस पहेली का सही उत्तर क्या है। स्त्री, लता, नाली या फिर आग। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन आग, डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश से मुक्ति से संबंधित कौन सी बात सही है? गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को समान उनके घर भेजा। या फिर डी, पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है। ए और बी, ए और सी, बी और सी, या फिर केवल सी और डी। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रप्रदाय के कवित्त संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए गए कवित्त के लक्षणों में नहीं मिलते। कवित्त संघक वे छंद हैं सेवैया, धनाक्षरी, रौला या छप्पा। बताइए कौन सा है। हाँ जी, जो छप्पे है वो है कवित्त संज्ञक। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही उपक्रम क्या है? अनुक्रम। ए, अपभ्रंश काव्य, बी, सामान्य परिचय,
सी फुटकल रचनाएं या फिर डी देश भाषा काव्य। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए आप कह सकते हो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई पुस्तक नहीं है। तो अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आपके पास रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक होनी ही चाहिए, क्योंकि एनटीए के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से बनते हैं। और रामचंद्र जी की पुस्तक एक ऐसी है कि उससे आपको बहुत कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन हमें दिए गए हैं डी बी, सी ए, बी ए डी सी, ए बी सी डी या फिर सी डी ए बी। तो देखिए, सबसे पहले तो परिचय आता है और परिचय के बाद अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश काव्य के बाद देश भाषा और अंत में आती है फुटकल रचनाएं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देसिल बयाना सबजन मिठा ते ते संजपऊ अवहटा, ये किसने कहा है? आचार्य देवसेन, गोरखनाथ, विद्यापति या हेमचंद्र। तो ये कहा है विद्यापति जी ने। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिद्धों और नागपंथी योगियों, ये नाथपंथी होना है, नागपंथी नहीं होना। सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। हाँ जी, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।